देखो इंडिया और यूके एग्जांपल लो, किसका लो? इंडिया और यूके। यूके में किंग साहब हैं, इंडिया में नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक हैं। वी बोथ आर डेमोक्रेटिक। व्हाई? बिकॉज देयर गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय पीपल। आर गवर्नमेंट जैसे कि अपनी जो मोदी गवर्नमेंट है ऑल्सो इलेक्टेड बाय पीपल। वी आर डेमोक्रेटिक बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। बट वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर रिपब्लिक, दे आर नॉट रिपब्लिक, दे आर मोनार्क बिकॉज आवर हेड ऑफ स्टेट is elected by, indirectly elected by the people of India. Why? Because पार्लियामेंट इलेक्ट करता है आपके प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्टली हो ना, हम डायरेक्ट वोट डालने तो जाते, बट हमने उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट करा है। बट वहां पे जो उनका किंग है उसका पीपल से कोई मतलब नहीं है। वो जो पैदा कर रहे हैं, पहले पैदा हो गया, वो डिसाइड हो गया ये बंदा आ गया कि किंग बनेगा। समझ रही? हेरिडेटरी पोजीशन है। दैट्स व्हाई दे आर मोनार्क, वी आर रिपब्लिक। वहां पे हर कोई किंग नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे हर कोई प्रेसिडेंट पक्का बन सकता है। यूनियन एंड टेरिटरीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत का नाम लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 कहता है, देखो पार्ट्स, एक बात याद रखना, हमारे कितने पार्ट्स हैं इस वक्त? अराउंड 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे कितने पार्ट थे? 22, ओके। तो 22 पार्ट्स वर देयर, समझ आ रही है? तो ये 22 पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। होमवर्क लिख लो इसको कि किस पार्ट में क्या क्या चीज है। जैसे कि देखो, डालना सीधा गूगल पे पार्ट्स ऑफ इंडिया, आते हैं क्वेश्चन, बस डायरेक्ट नाम है। जैसे देखो, पार्ट 1 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी। समझ आ रही है? ये पता होना चाहिए। मैंने बताया शेड्यूल, शेड्यूल के अंदर पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स, राइट। तो पार्ट्स की जैसे शेड्यूल पता होने चाहिए, ऐसे ही 22 पार्ट्स पता होने चाहिए आपको। समझ रही है कहानी? तो ये कहानी है। अराउंड 22 पार्ट्स है हमारे पास। तो उन 22 पार्ट्स में क्या क्या है, बस एक एक हेडिंग वाली चीज। जैसे पार्ट 1, आज हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है एट द एंड, इसी बारे में तो पढ़ते हैं, राइट। तो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इंडिया के बारे में, उनके नाम, इंडिया का नाम। देयर आर 4 आर्टिकल्स इन पार्ट 1, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ओके। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 दो चीज कहता है। एक तो इंडिया के बारे में बताता है कि इंडिया का नाम क्या है। तो इंडिया, देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो डिसाइड हुआ कि हमारे नेशन का नाम क्या होगा। कुछ लोग बोले ट्रेडिशनल नेम भारत, भारत नाम रखेंगे, ठीक है। और कुछ लोग क्या बोले? न्यू नेम इंडिया, इंडिया रखेंगे, ठीक है भाई। तो भाई आधे आधे लोग बैठ गए भारत 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 भारत, इंडिया 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 इंडिया, वी वांट इंडिया, वी वांट भारत। तो फिर मिडल पाथ आया, क्या आया? इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। तो दोनों नाम को एक्सेप्ट करा गया, समझाया? तो भारत का ऑफिशियली दोनों नाम है, इंडिया एंड भारत, राइट। तो ये जब दोनों नाम आए, इसमें बोला गया इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, वर्ड यूनियन यूज करा गया। ऑल्दो वी आर अ फेडरल कंट्री, फेडरल इज अ बेसिक फीचर। सुप्रीम कोर्ट की आगे जजमेंट आई, उसमें फेडरल जो वर्ड है उसको बेसिक फीचर माना गया। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द कहीं नहीं लिखा दैट वी आर अ फेडरल कंट्री, नो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। समझ आ रही है? बट वी आर अ फेडरल डेमोक्रेसी। आई बात समझ में? तो यूनियन शब्द को क्यों लिया गया? यूनियन शब्द को फेडरेशन की जगह, ऐसे भी तो इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमने भीमराव अंबेडकर जी ने बोला इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा इसलिए चुना गया यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरल वन, बिकॉज जो इंडिया है, जो इंडिया है भाई, वो बना है डिफरेंट स्टेट से, राइट। यूपी, एमपी, बिहार, केरला, तमिलनाडु, JNK, गुजरात, मणिपुर, ऐसे करके बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे स्टेट से बना हुआ है। तो इंडिया एक यूनियन है, इंडिया एक यूनियन है बिकॉज इट इज मेड ऑफ स्टेट्स विच आर नॉट कम बाय एनी एग्रीमेंट। जैसे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। उसमें स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट करा है कि हम सारे एग्रीमेंट करके
आपस में मिलते हैं तब जाके एक नया कंट्री बनाएंगे। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने स्टेट्स को बांटा है क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बांट सकते हैं उनको। लाइक आज गोवा को हमने, लाइक मैंने बताया था उस दिन भी, कि अगर हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव अ स्ट्रक्चर इन विच वी कैन इजीली डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स एनी टाइम। डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एग्रीमेंट के साथ नहीं बने हैं। भाई ये ऐसा एमपी ये नहीं बोला कि मैं इंडिया में तभी मिलूंगा जब मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेरे को दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बांटा हुआ है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो स्टेट्स है, 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स आर इन यूएस, उनको आप तोड़ नहीं सकते। उनको आप तोड़ नहीं सकते। सेंटर उनको उनकी इच्छा के बिना तोड़ नहीं सकता। दैट्स व्हाई दे आर फेडरल, वी आर यूनियन। वी आर यूनियन बिकॉज our structure can be destructible and any time। इंडिया को नहीं तोड़ सकते, इंडिया के स्टेट्स को तोड़ सकते हैं। आ रही है समझ में? तो लिखो इसको, एज पर आर्टिकल 1, एज पर आर्टिकल 1 और ऐसे मैंने बोला इंडिया को नहीं तोड़ सकते, मतलब मैंने बोला ना भी इंडिया को नहीं तोड़ सकते, यानी किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि आज वो बोलेगा मैं इंडिया से अलग होता हूं। देयर इज नो राइट फॉर एनी स्टेट। आज बोलेगा त्रिपुरा या मिजोरम बोलेगा मुझे इंडिया से अलग होना, नो। बट यूएस में क्योंकि वो एग्रीमेंट से आए तो एग्रीमेंट तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो एज पर थ्योरी ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में जब ये आपस में आए थे यूएस में, कहानी ये हुई, एक लॉ जारी हुआ। अब्राहम लिंकन ने बोला कि भाई आप बेशक एग्रीमेंट से आए हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसी कोशिश करी तोड़ने की तो इट इज लाइक अ वॉर ऑन यूएस, और यूएस उसको फिर वॉर की तरह ट्रीट करेगा। तो वो भी नहीं तोड़ सकते वैसे तो अब, लेकिन थ्योरेटिकली उनका ऐसा सिस्टम है। हमारे में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे तो कैसे तोड़ेंगे, वही इंडिया बनाता है, इंडिया को ऐसे छोड़ के चला जाएगा, राइट। तो द स्टेट्स डू नॉट हैव एनी राइट टू secede फ्रॉम इंडिया, समझ आ रही है। एंड स्टेट्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी राइट टू ब्रेक, लाइक टू ब्रेक फ्रॉम इंडिया, लाइक दैट सेम थिंग। और क्या था कि इंडिया के स्टेट्स एग्रीमेंट से नहीं आए, हमने उनको तोड़ा है। हमने उनको, आज 28 है, कल को 30 भी हो सकते हैं, कल को 14 भी हो सकते हैं, कल को कुछ भी हो सकते हैं। लाइक 1956 से 14 स्टेट बने थे, बट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स। व्हाई? बिकॉज फॉर अवर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए, रूट तक एकदम गवर्नमेंट जाए। ये कारण है तोड़ने का हमारा। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट से तोड़ा है कुछ ऐसे करके, उनकी कुछ स्टेट की मर्जी से, कोई हक नहीं है उनका। बिकॉज वी आर वॉट, वी आर अ टाइप ऑफ क्वासी फेडरल कंट्री, बट हम फेडरल सिस्टम मानते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो लिख लो इसको कि एज पर आर्टिकल 1 लिखा, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। Although our constitution is federal in character, although our constitution is federal in character, although our constitution is federal in character, the constitutional makers prefer union of state phrase because the constitutional makers prefer union of state phrase because of two reasons, because of two reason। ये भीमराव अंबेडकर जी ने दिए थे इसके जवाब। 2 रीजन हमने यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राइट। नंबर 1, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like
among the states like American Federation, among the states like American Federation. ठीक है, पहला रीजन तो ये था कि हम यूनियन है बिकॉज हमारे स्टेट्स जो आए हैं वो एग्रीमेंट से नहीं आए हैं. सेकंड, द स्टेट्स हैव नो राइट, द स्टेट्स have no right to secede. States have no right to secede. SCEDE. secede होगा. ठीक है, तो secede. भाई ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है ये यूनियन को डिस्क्राइब. यस, ये यूनियन को बता रहे कि हमने यूनियन क्यों लिया, क्यों इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, ये बोल रहा है वो. समझाई? हाँ. देखो, to secede from the federation. The federation is union because it is indestructible. The federation is union because it is indestructible. Because It is indestructible. ओके भाई, और क्या कहता है आर्टिकल 1? आर्टिकल ने एक और बात कहता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द बाय द थ्री टेरिटरीज. इंडिया में 3 तरह की टेरिटरीज हैं. पहली स्टेट, दूसरी यूनियन टेरिटरी, और तीसरी आगे आने वाले टाइम में एक्वायर्ड टेरिटरी. एक्वायर्ड टेरिटरी इट में इफ इन अ टाइम कम्स इंडिया में एक्वायर. जैसे पहले पुडुचेरी हमारे पास नहीं था, बाद में हमने एक्वायर किया, राइट? जैसे हमारे पास गोवा नहीं था, बाद में हमने एक्वायर किया. ओके, तो ये वाली चीजें हैं. तो वो एक्वायर्ड टेरिटरी बनी, फिर पहले फिर यूनियन टेरिटरी बनी, फाइनली आपका स्टेट बन गया गोवा. ओके, तो ये 3 टाइप की टेरिटरी इंडिया के पास. अब आता है आर्टिकल 2, कहता है इंडिया कोई भी नया स्टेट बना सकता है, ले सकता है, राइट? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो. आर्टिकल 3 पे क्वेश्चन आते हैं. आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट, मैंने बताया हुआ है ये चीज, बाय लॉ कैन चेंज एनी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट. आज उसका मन है मणिपुर का नाम करेंगे जनीपुर कर देंगे. जोधपुर से, वो तो नहीं होगा. जोधपुर से उसका ना, जोधपुर तो छोटी डिस्ट्रिक्ट हो, छोड़ो उसको. राजस्थान से करेंगे सुधीरिस्तान, नहीं होगा. आराम से हो जाएगा. या वो ऐसे करेंगे तो दंगे नहीं होंगे? क्यों होंगे? इसके अलावा प्रयागराज कर दिया. कुछ भी हो, दंगे हो, कुछ भी हो, वो कर सकते हैं. समझ आ रही है? अब जैसे मैं छुट्टी नहीं दे सकता और नहीं दे सकता, मेरे पास है. अब तुम दंगे करो, चाहे यहाँ पे बैठ के धरना, तो कुछ भी करो, मैं कर सकता हूँ. समझ आ रही है? तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है. आज चाहेंगे जोधपुर का आधा हिस्सा काट के, पानी वाला हिस्सा काट के दे दिया बुंदेलखंड को, एक बार में पूरा यूपी और बड़ा हो गया. बोला आज ऊपर का ट्रॉफी ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट यूपी, आज मैंने 2 स्टेट में बांट दिया इंडिया को. आज कर सकते हैं ये लोग. पार्लियामेंट कैन डू ओवर नाइट, एक दिन के अंदर ऐसे कर सकते, ये ऐसे करके. ठीक है, केरला को पूरा चाहे छोटे छोटे पार्ट में बांट दे कि वो भी केरला, ये भी केरला, पूरा केरलास्तान, चेरा किंगडम है पूरा. समझ आ रही है? तो एनी टाइम किसी भी यूटी को, चाहे आज बोले जोधपुर यूटी बन गया, यूटी है, ठीक है? तो काइंड ऑफ दैट थिंग, एनी टेरिटरी ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट, यूटी एक्वायर्ड टेरिटरी, किसी का भी नाम बदल सकता है, बाउंड्री बदल सकता है, नए स्टेट बना सकता है, मिला के छोटे छोटे स्टेट्स को, बड़े स्टेट को तोड़ सकता है, किसी भी स्टेट का मामला किसी में मिला सकता है, एनीथिंग. ये आर्टिकल 3 कहता है. किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास. हाँ बोलो. कोई स्टेट के अंदर यूटी होगा छोटा, स्टेट के अंदर कोई जैसे राजस्थान में जोधपुर का यूटी होता. हाँ यूटी होता, राजस्थान पुलिस अंदर नहीं आती. यूटी होता तो उसकी अलग से पुलिस बनती है. चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पुलिस है, ना कि पंजाब पुलिस. दिल्ली है, पीपी एंटर नहीं करती उसमें, पंजाब पुलिस एंटर नहीं करती, चंडीगढ़ पुलिस अलग है. दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस काम करती है, ना कि यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस. पुडुचेरी पुलिस है, पुडुचेरी पुलिस काम करती है. बताना यूटी मतलब ऐसे बता दो, होता है क्या है? तो पूरा बता दो. यूटी मतलब होता है, यूटी इज यूनियन टेरिटरी.
ये वो टेरिटरी है, देखो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स नॉर्मली पता है स्टेट्स क्या होते हैं, जिसमें आप सीएम बनाते हैं प्रॉपर, वहां की जनता इलेक्ट करती है। स्टेट में सीएम का राज होता है, उस प्रदेश की जनता का राज होता है। यूटी इज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। यूटी क्यों बनाते हैं, कभी कभी रीजन क्या होता है, इनके पास ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, लोग कम है, यहाँ पे स्टेट बनाएंगे फालतू छोटा सा एक नई चीज और खड़ी हो जाएगी, राइट। तो इतना छोटा है कि सेंटर आराम से उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, तो उसने यूटी बना दिया। स्टेट में भी तो फिर उसको स्टेट क्या स्टेट बड़े होते हैं, तो एट द एंड हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है डेमोक्रेसी वाला मकसद, राइट। यूटी में डेमोक्रेसी वाला पार्ट कम हो जाता है कि वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है। अब जैसे आपके एलजी कौन है इसके, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा इलेक्टेड है, नो अपॉइंटेड है, राइट। जिस स्टेट में, जिस यूटी में जनता ज्यादा होती है, तो धीरे धीरे वहां पे आपकी क्या लाई जाती है वहां पे सरकार लाई जाती है लोगों की। जैसे दिल्ली में, दिल्ली इज यूटी बट जनता ज्यादा है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी और यहाँ पे जनता की सरकार बनाएगी। बट पूरे ये जो आपके अलग चीजें हैं, जैसे कि बेसिकली आपका ये चंडीगढ़ छोटी सी है, यहाँ पे अगर सरकार लाएंगे तो क्या ये छोटा सा मतलब नहीं बनता, तो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल ने अपने अंडर ले लिया। लक्षद्वीप बहुत छोटा पार्ट है, अपने अंडर ले लिया, समझ आ रही है। तो यूटी का मकसद ये होता है। चंडीगढ़ में कोई गवर्नमेंट नहीं है फिर, मतलब चंडीगढ़ में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी है वो, उनका कोई सीएम नहीं है। सेंटर सीएम बिल्कुल सीएम नहीं है, सीएम नहीं, ठीक है। चंडीगढ़ में भी सीएम नहीं, सीएम यूटी में सिर्फ 2 जगह 3 जगह हो जाएंगे अब। एक तो आपका दिल्ली में, एक पुडुचेरी में और एक जे&के में सीएम बनेगा, कि उसमें भी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहां पे सीएम साहब बनेंगे, ठीक है। पुडुचेरी में, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में तो पता ही है नहीं है, लद्दाख में ना, अब लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर, ये अंतर है कि जो यूटी होता लद्दाख डेजर्ट है। है, जो यूटी होता है उस पे सब कुछ सेंटर देखेगी, और जो स्टेट है उनका कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं। सुन लो रे इधर, ओए इधर देखो, मैंने बताया था 3 लिस्ट होती है, यूनियन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूटी में सब लॉ बनाने वाला स्टेट काम करता है, तो यूटी मतलब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, वो टेरिटरी जिसको सेंटर अपने से एडमिनिस्टर कर रहा है, जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, यूटी यूनियन टेरिटरी। समझ आ रहा है इतना, इतनी सी बात। यूटी मतलब क्या है, यानी सेंटर के पास ज्यादा पावर है, सिंपल सी बात ये है। जैसे दिल्ली इज यूटी कहते रहते ना अरविंद केजरीवाल जी, भाई हमें स्टेट चाहिए, स्टेट बना दो, स्टेट बना दो, स्टेट बना दो। दिल्ली पुलिस हमारे अंडर दे दो, हमारे अंडर दे दो, हम नहीं देंगे। हाँ हाँ, बंद कर देना मैं उसको, आवाज आती है फिर बाहर वाली किवाड़ को। तो ये कहानी है, समझ आई। यूटी का मतलब समझ आ रहे हैं। यूटी को स्टेट में क्यों नहीं ऐड करते फिर? यूटी को स्टेट में ऐड नहीं करते, देयर आर डिफरेंट कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ था पार्ट, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। पंजाब बोला हमें चाहिए, तो जब भी ऐसा इशू आता है तो उसको यूटी बना देते हैं। जब भी, सुनो पूरी बात सुनो, जब भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको यूटी बना देते हैं। जैसे दिल्ली है, अब ये आपका न्यू दिल्ली कैपिटल है, उसको यूटी में घोषित कर दिया। आपका अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसको यूटी में घोषित कर दिया। क्यों? ताकि क्लैशेस ना हो स्टेट और सेंटर के बीच में, वरना क्लैशेस होते हैं। कल को स्टेट बोलेगा मेरे सब्जेक्ट में आपने लॉ क्यों बनाया, समझ आ रही है। कल को बोला अंडमान निकोबार की सिक्योरिटी बढ़ा दो, राइट, उसकी पुलिसिंग और भी ज्यादा मजबूत कर दो। अब वहां पे अगर वहां पे ये स्टेट होता, अगर अंडमान निकोबार बोलता है मेरे पास ये ऐसा क्यों, होती है ना दिक्कत। जब जम्मू कश्मीर स्टेट था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, फौजी फौज फौजी फौज फौजी फौज, अब नहीं होती, अब ऐसी बात नहीं आती, यूटी बन गया, राइट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड। तो जब भी ऐसा लगता है, यूटी बनाने का सिर्फ 2-3 मकसद होते हैं। एक तो स्ट्रेटेजिकली लड़ाई वड़ाई रुकवाना, और जब कम पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जहां जिस यूटी में ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पे बिल्कुल डेमोक्रेसी लाई जाती है इन द सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे जे&के ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे लाई गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली है, ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे लाई गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पुडुचेरी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहां पे लाई गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अंडमान निकोबार तो आधे से ज्यादा बैरन आइलैंड्स है, पोर्ट ब्लेयर में ही ज्यादा मामला एकदम, जो आपका साउथ अंडमान है। बाकी तो बहुत स्पार्स पॉपुलेशन, बहुत स्पार्स, लक्षद्वीप स्पार्स पॉपुलेशन, लद्दाख वाला एरिया। तो आर्टिकल 3 अब बता दो कैसे करते, कैसे हैं लोग। पार्लियामेंट रातों रात बदल सकता है, कैसे करेगा, इसका एक लॉ होता है। देखो लॉ में जैसे सरकारी काम है ना, हमेशा लॉ के हिसाब से चलते हैं। देखो
क्या होता है, मैंने तुम्हें बता रखा है ये चीज कि पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ, अगर मैं बोलूं व्हाट इज पार्लियामेंट मेड अप ऑफ, यू विल से प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। मैं ये सिखाया था नहीं सिखाया था? क्या प्रेसिडेंट मेंबर है पार्लियामेंट का? नो, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या हम तुम प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दोगे? इलेक्ट तो मोदी जी इलेक्ट करके ऐसे करके इलेक्ट थोड़ी कर दो, इलेक्ट बैठता थोड़ी है, मतलब वहां पे प्रेसिडेंट नहीं बैठता पार्लियामेंट में, ना लोकसभा का पार्ट है ना राज्यसभा का पार्ट है, समझ आ रही है? ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, बट ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ रही है? सिखाया था ना कल कि पार्लियामेंट 3 पार्ट से बना होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसा क्यों? प्रेसिडेंट को क्यों पार्ट बनाया गया? कि पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, और लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे। यानी प्रेसिडेंट है पार्ट पार्लियामेंट का, बट इज नॉट अ एमपी, इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझो, इस वर्ड को समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होते हैं जो आप इलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेसिडेंट को हटा दो, पार्लियामेंट इज बेसिक, पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसमें 2 हाउस है, बस 2 हाउस बड़े बड़े, लोकसभा राज्यसभा। क्या है उसमें? 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। 545 सीट्स, 245 सीट्स। आप इस पे चुनाव डाल के आते हो, इस पे नहीं डालते हैं। इसको तो अंदर डिफरेंट तरीके से इलेक्शन होता है इसका। सरकार इस एरिया से बनती है, जो भी सरकार बन रही है वो जो बनेगी वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। कहते हैं ना पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है सरकार पे। पार्लियामेंट एक होगी आउटर बॉडी, जैसे 5 किंगडम, मोनारा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक क्या होगा? लोकसभा। लोकसभा कंट्रोल करती है सरकार को। सरकार की जवाब दे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? क्या होता है? अब देयर इज अ सैलेंट फीचर दैट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ाया था ना? हाँ, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन लेती है ना, पार्लियामेंट में उसका आंसर देना पड़ता है। यस, फॉर इट्स पॉलिसीज एंड फॉर इट्स लॉज। कोई भी लॉ बनाया, कोई भी ऑर्डर पास किया, इंडो चाइना इशू हुआ, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पे गलवान में डंडे बजे, तवांग में डंडे बजे, सरकार को जवाब देना पड़ा कि क्यों बजे, क्या हुआ, क्या चीजें क्या नहीं है, राइट। कोई भी एक्शन, कोर कमांडर मीटिंग जो हो रही है उसमें भी आपके जवाबदेही देनी पड़ी है। कोई भी किसी भी देश के साथ संबंध कैसे भी एब्सटेन किए हुए, सारी की सारी जवाबदेही देनी पड़ती है सरकार को। कहां पे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी कहां पे एग्जैक्टली? लोकसभा में। समझ आई बात? अगर पार्लियामेंट में झूठ बोल दे गवर्नमेंट तो क्या होगा? तो ऑपोजिशन खा जाएगी। बोलती भी है। वैसा नहीं, मतलब जैसे अब तवांग में कुछ हुआ होगा तो वो किसी को नहीं पता क्या हुआ। ओके, तो उसमें कुछ डेमोक्रेसी है, वो काम बताया। डेमोक्रेसी है, सच बोलना पड़ेगा, वरना फिर वही है। अगर गवर्नमेंट ने झूठ बोला, ऑपोजिशन को सच्चाई पता है, जैसे बोफोर्स केस डील, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, बट कागज लाइक एविडेंस भी तो कोई बहुत बड़ी चीज है। अब जितने भी कोई भी जवान शहीद होता है उसके बारे में थोड़ी झूठ बोल देगी। जब शहीद का कॉर्प्स आ रहा है घर पे, दिखेगा ना साफ साफ, इंजरी दिखेगी ना, कैसे झूठ बोल देगी? किसी की भी चोट लगेगी, हमारे बंदे की या उनके बंदे की, हॉस्पिटल तो जाएगा या वहीं बैठ के जड़ी बूटी साफ कर लेगा? तो झूठ नहीं बोल पाएगी। बोलेगी तो ऑपोजिशन इसलिए है। 545 मेंबर होते हैं, अराउंड 273 मेंबर्स को मेजोरिटी चाहिए, ये लोग सरकार बना रहे हैं। बाकी जो बैठे हैं जिन्होंने सरकार नहीं बनाई वो किस लिए है? इनको चेक करने के लिए। ऑपोजिशन पार्टी इसलिए तो है, तो सरकार ने बोला फार्म लॉस डबल इनकम करने के लिए है। ऑपोजिशन बोली हट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, प्राइवेटाइज कर दिया पूरा, अडानी का फायदा कर दिया, और फिर दंगे ये सब आंदोलन शुरू हो गया। ऑपोजिशन का पार्ट था। अगर ऑपोजिशन नहीं होती तो सोचो ना क्या होता, पास हो जाते। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। दैट्स व्हाई देयर इज ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। ऑपोजिशन मजबूत होनी चाहिए भाई। ऑपोजिशन मजबूत नहीं हुई तो मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप हो जाती है। याद रखना इस बात को। चाहे आप पावर एक बंदे के हाथ में दो, चाहे आप पावर एक ग्रुप के हाथ में दो, पंगा हो जाएगा अगर वो ग्रुप ज्यादा मजबूत है तो। समझ आ रही है? तो उस ग्रुप की पावर को चेक करने के लिए ऑपोजिशन है, पहली चीज। एक और, अब ऑपोजिशन का यहाँ पे रोल है। समझ आ रही इतनी सी बात? कोई ऐसा लॉ पास हुआ जैसे डीमोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने बोला सही है, लोगों ने बोला गलत है, केस कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला?
तो चेक एंड बैलेंस। बोला सही तो था, सिंपल। तो वो भी चेक कर रहे हैं, इनको चेक एंड बैलेंस है, सारे एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव चेक कर रही है और वो भी चेक कर रहे हैं आपस में सब। तो बताने क्या वाला था मैं, प्रोसीजर कैसे बदलते हैं। सपोज हमारे पीएम साहब हैं मिस्टर सुधीर, ठीक है। हमारे पीएम साहब मिस्टर सुधीर, इनकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, पीएम है, मेजोरिटी होगी, ठीक है भाई। पार्लियामेंट बेसिकली लोकसभा में है ना, लोकसभा में तो चाहिए, लोकसभा मेजोरिटी है। हमारे रोहित धीमान साहब हैं, रोहित, माय नेम इज मोहित धीमान एंड आई एम जॉली बाय नेचर, ठीक है। रोहित धीमान ये आपके राज्यसभा के लीडर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये भी जो बेसिकली राज्यसभा में इनकी पार्टी की मेजोरिटी है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। मिस्टर सुधीर का पंगा हुआ सीएम ऑफ यूपी से, और वो कौन है, ठीक है, मिस्टर अनुराग। पुराने के लिए शिकवे थे, मिस्टर सुधीर ने बोला कि भाई आज से बुंदेलखंड वाला एरिया जो राजस्थान में मिलाया जाएगा, बुंदेलखंड वाला एरिया कहाँ मिला जाएगा, राजस्थान। चलो इसको हटा, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है। बुंदेलखंड को कहाँ मिला जाएगा, बोला कि चंबल राजस्थान से भी जाती है, यूपी से भी जाती है, एमपी से भी जाती है, तो चंबल का रास्ता पूरा तय करना होता है, राजस्थान में मिलाया जाएगा, ठीक है, राजस्थान। और इन्होंने बोला अब मैं एक ऐसा बिल लाऊंगा, पहले तो रात को डरा दिया कि भाई बंदे कहाँ के तेरा एड्रेस बदलूंगा आज के बाद राजस्थान लेके ठीक है। तो सीन क्या हुआ, सपोज सुधीर यानी पीएम यानी कि पार्टी इन पावर इन लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा का मेंबर या कोई भी, चाहे पीएम ही नहीं, कोई भी मेंबर, उसने बोला, क्या बोला कि उसने एक बिल पेश किया। पहला काम क्या है, बिल पेश करना। बिल, उस बिल पे लिखा होगा बुंदेलखंड गोज टू राजस्थान, समझ आ रही है, ये तो लिखा हुआ ना, अभी छोटी मोटी चीज है, समझना कैसे काम हो रहा है। पहला स्टेप बता रहा हूं, पहला स्टेप किसी टेरिटरी को दूसरी टेरिटरी में मिलाने का, नाम बदलवा देते हैं, नाम बदलवा देते हैं, चलो ऐसे ज्यादा नहीं डराएंगे, नाम बदलवा देते हैं, राजस्थान नहीं जाएगा। ये सीएम अनुराग है, तो यूपी के सीएम है, तो आज से बोलेगा यूपी का नाम हो जाएगा जोधपुर, बड़ा जोधपुर हो जाए, नया जोधपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नया जोधपुर, ठीक है। तो इसमें लिखा होगा आपका यूपी बिकम्स नया जोधपुर, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है भाई। तो सीन क्या है, पहला पार्ट, जब भी ऐसा कोई बिल आएगा जिसमें किसी भी स्टेट या यूटी का नाम बदलना है, कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, तो उस बिल को दो कंडीशन मीट करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, वो प्रेसिडेंट के पास सबसे पहले जाएगा, उसकी अप्रूवल चाहिए। आपके पीएम साहब या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना प्रेसिडेंट की अप्रूवल के जो बिल है सबसे पहले किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव करे, यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रायर अप्रूवल चाहिए, किसका, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का ऐसे बिल में क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल। समझ आ रही है इतनी सी बात। जैसे आप कहीं जाते हैं पिकनिक पे, तो पहले एक बार पापा से पूछ लेता हूँ, मम्मी से पूछ लेता हूँ, फिर बताता हूँ, बोलते हो ना ये वाली चीज। तो वो बिल हाउस में, किसी भी हाउस में, एक और बात, किसी भी हाउस में ला सकते हो, चाहे यहाँ का मेंबर भी ला सकता है, यहाँ का मेंबर भी ला सकता है, कोई भी अपने हाउस में बिल को ला सकता है इस चीज के लिए। लेकिन जो भी बंदा लाएगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास, कि भाई मैं ऐसा बिल लाने जा रहा हूँ, आप अपनी रिकमेंडेशन दे दो। बोले ठीक है दे देंगे। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन तभी देगा, उससे पहले क्या करेगा प्रेसिडेंट, उससे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, बिल को भेजेगा, जिस बंदे का नाम बदला जा रहा है, जिस बंदे की टेरिटरी ली जा रही है, यूपी को भेजेगा कि भाई आपका यूपी का नाम बदल के नया जोधपुर किया जा रहा है, आप अपनी
जो भी आपकी बातें बूते हैं आप अपनी जो अपनी मंशा है आपकी आप बता दीजिए। कुछ टाइम लिमिट भी देगा कि इतने टाइम में 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 14 दिन में बता दीजिए, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में बता दीजिए। समझ आ रही इतनी सी बात? आई बात समझ में? और उसको भेज देगा। जब तक भेजेगा बिल आ जाएगा पार्लियामेंट में। तो ये 2 कंडीशन होनी ही चाहिए। पहली कंडीशन, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो बिल, और प्रेसिडेंट अप्रूवल देने से पहले उस बिल को कहां भेजेगा? बिल को मतलब कि रिकमेंडेशन लेने के लिए किसका क्या भेजेगा? आपकी यूपी, जहां पे भी उस बिल का जिसका भी नाम वाला बदलना चाह रहा है। ठीक है, बिल आ गया पार्लियामेंट में। अभी तक इनकी आई नहीं है, अभी तक इनकी कहावत जो भी इनकी मंशा थी कि हम नहीं चाहते, हमने ये कैसे कर दिया, ये सब ड्रामा, ये सब। ठीक है, आ गया बिल पास हो रहा था, इनका टाइम पास हो गया, तब तक जो इतना टाइम था पास हो गया। बट इसमें दो चीज होती है इसमें। देखो, टाइम दिया सपोज 14 दिन, क्या दिया टाइम? 14 दिन में आप अपनी बात बताओ क्या चाहते हो आप। इन्होंने बोला हम नहीं चाहते अपना नाम बदलना, नया जुग तो हमारा तो यूपी रहेगा। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है या फिर पार्लियामेंट के ऊपर है कि इसकी बात को माने या ना माने, कोई बाध्य नहीं है। ये हाँ भी बोलेगा तब भी चलेगा, ना भी बोलेगा तब भी चलेगा, और ये अगर जवाब भी नहीं देगा तब भी चलेगा। फॉर्मेलिटी है बस कि भाई चलो बता दिया था उसको ऐसे करके। ठीक है, फॉर्मेलिटी है, लेकिन पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। अब बाकी ये जवाब दे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, या फिर दे ही ना जवाब, समझ आ रही है? वो इसकी मर्जी। ये लोग बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है इस चीज से, इसके जवाब से, कि कल को ये बोला नहीं हमें नया जुग चाहिए, हमें तो यूपी चाहिए, कोई बाध्य नहीं है। समझ आई? ये कब होगा? जब कोई स्टेट का नाम बदलेगा। अगर यूटी का नाम बदलेगा या यूटी मिलाने की कोशिश करेगा, उसमें तो ये भेजने की भी जरूरत नहीं है, स्टेट के केस में भेजेगा बस, नॉट इन यूटी। कल को अंडमान को बोलेगा आज से तुम्हारा नाम शक्तिमान, चलेगा। समझ आ रही है? तो उसको उसमें डिस्कस भी नहीं करेंगे लोकसभा में, वो तो होगा, वो सब ये सब काम होगा, बस ये वाला ये प्रोसेस कट जाएगा। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगी, बट ये काम कट जाएगा। समझ आई? डिस्कस होगा, पास हो जाएगा, बन जाएगा। पास एक हाउस में पास हुआ, दूसरा हाउस में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, नाम बदल गया। ये काम होता है। जो रिकमेंड ये प्रायर नोटिस वाला जो है, ये जम्मू कश्मीर के टाइम हुआ होगा? तो बिल्कुल हुआ होगा। वन ने डिस्कस, या मतलब प्रेसिडेंट को पहले भेजा होगा ना, फिर उसने का अप्रूवल दे दिया होगा, फिर जम्मू कश्मीर बताता हूँ क्या हुआ था। सबसे पहला काम हुआ था जम्मू कश्मीर में, 2 चीज हुई थी, बच्चे कंफ्यूज हैं क्या हुआ क्या था। सबसे पहला काम हुआ, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी किया अंडर आर्टिकल 370 कि भाई आज से आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 हटाया जाता है। समझ आ रही है? ये डायरेक्ट ऑर्डर था, ये ऑर्डर था, प्रेसिडेंट ऑर्डर। क्योंकि जब 1954 में दिया था ये ऑर्डर, तभी प्रेसिडेंट नहीं दिया था। ये जो स्पेशल प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर को, ये जो स्पेशल प्रोविजन 370 के अंडर एक टेम्परेरी प्रोविजन था, रिजर्वेशन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो ये ऐसे हट जाएगा एकदम से? बिल्कुल 10-10 साल में बढ़ाया जा रहा है बस। ठीक है, रिजर्वेशन तो अमेंडमेंट के साथ हटाया जाएगा, लेकिन वो तो ऑर्डर था, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो तो क्लियर प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया था। तो एक झटके में आर्टिकल हटा दिया, अब लॉ लाया गया। अब ये फिर ये वाला काम हुआ, जब आर्टिकल हटा दिया फिर ये वाली स्टेप आया। आपके अमित शाह जी ने 2 बिल लाए, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसमें जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांटा गया, दोनों यूटी बना दी गई। बताया ना भी, किसी भी स्टेट को यूटी बना सकते हैं। उस पे बहस हुई थी पार्लियामेंट, जो आपने बहस देखी थी उस चीज पे बहस हुई थी। आर्टिकल हटाने के लिए उनको कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक ऑर्डर पास कर बड़ा पास, बहुत इजी हो गया फिर। यस। और 370 हटा, सीधा उसको बांट दिया, बोला हम इसको स्टेट नहीं बनाया, इसको यूटी बना दो, क्योंकि लद्दाख वाले पीपल अलग है। कश्मीर क्या है? कश्मीर में कश्मीरियत कल्चर है। क्या होता है, लोग सोचते हैं कश्मीर में मुस्लिम वाला सिस्टम है, नो। बंगाली मुस्लिम और कश्मीरी मुस्लिम जमीन आसमान का फर्क है। जैसे राजस्थानी हिंदू और बिहारी हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आ रही है? राजस्थानी हिंदू और आपका बंगाली हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है। वो मच्छी खाते हैं, ये लोग कुछ और खाते हैं। समझ आ रही है? तो कल्चर एरिया से डेवलप होता है, ना कि धर्म से। धर्म का पार्ट है, बट मेजर पार्ट वहां का क्लाइमेट, वहां की ज्योग्राफी, वहां के लोग, वो उससे बनता है। वहां की लैंग्वेज कैसी है,
तो कश्मीरी पंडित थे, यानी कश्मीरी हिंदू का ज्यादा कल्चर रिलेट खाता है कश्मीरी मुस्लिम से, ना कि नॉर्मल इधर हिंदी बेल्ट के हिंदू से। समझ आ रही कहानी? तो कश्मीरियत कल्चर है अपने में, अच्छा कल्चर है, बहुत बढ़िया कल्चर है, एक बहुत बड़ी चीज है यार, प्रिजर्व करना चाहिए। तो यही चीज बोली गई कि लद्दाख का अलग कल्चर है, लद्दाख पीपल आर लाइक पहाड़ी वाले, अलग कल्चर, इनका अलग कल्चर, तो कल्चर अलग था, लिंग्विस्टिक मामला इधर उधर ऊपर देखा, बांट दिया। लद्दाख वाले अलग, बोला कि इनकी एस्पायरेशन मीट नहीं हो पा रही, हम करेंगे इनकी एस्पायरेशन मीट। तो भैया पाकिस्तान पे हमेशा ये लड़ता क्यों रहता है कश्मीर को लेके कि हमें चाहिए, ऑक्यूपाई क्यों करता रहता है हमेशा? पीओके का इशू नहीं पता है भैया? पीओके का तो ठीक है, लेकिन जम्मू पे कभी ये सुनने में नहीं आया कि पाकिस्तान जम्मू पे क्लेम कर रहा है, हमेशा कश्मीर पे ही क्लेम करता है। मुस्लिम पॉपुलेशन, बस यही रीजन है। ये रीजन है। मजाक हुआ था, बताता हूँ क्या मजाक हुआ था। जब जब प्रिंसली स्टेट्स बट रहे थे, तो ऐसी बात हुई कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जाएंगे पाकिस्तान को और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट जाएंगे हिंदुस्तान को, ठीक है। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी बोले भाई ऐसे हो गया तो हिंदुस्तान में पता नहीं क्या क्या पार्ट जाएगा पाकिस्तान का, और बीच बीच में से लाइक छोटी छोटी चीज़ हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लान बनाया गया। तो प्लान कुछ ऐसा था कि अराउंड 552 स्टेट्स थे इंडिया के पास, प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से 549 मान गए थे। 3 स्टेट्स, एक तो गुजरात जूनागढ़ जिसे कहते हैं जूनागढ़, वो प्रॉपर हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था, समझ आ रही है। बस उसका राजा कौन था? मुस्लिम। तो बोला गया, इंडिया वाले बोले रेफरेंडम करवा दो। रेफरेंडम हुआ, प्लेबिसाइड टाइप रेफरेंडम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ओपिनियन ले नॉर्मल। तो उन्होंने पास कर दिया कि हम तो इंडिया में मिलना चाहते हैं, पास हो गए पहला यहाँ पे। अब पाकिस्तान ने बोला अगर ऐसा है, इस हिसाब से जम्मू कश्मीर हमारा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है? मुस्लिम की। राजा कौन है? हिंदू। अपोजिट केस। बट उस वहां पे सीन क्या हुआ, वहां पे हरि सिंह साहब बोले हम ना मिलना चाहते हिंदुस्तान से, हम ना मिलना चाहते पाकिस्तान से। तो हमने तो कुछ नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती उस पर वॉर कर दिया कि तुम ऐसे तो मान नहीं रहे, उन्होंने तो जुड़ा जूनागढ़ ले लिया रेफरेंडम करवा के, तुम ऐसे माना हम तुम्हें अटैक करेंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी ने सिविलियन उन्हीं के बंदों को, लाइक जो टेररिज्म वाली चीज़, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, तो उनके लोगों को, बागियों को हथियार दिए और चढ़ा दिया जम्मू कश्मीर पे। कहानी पता है पीओके की? तो हरि सिंह ने बोला ये क्या हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। तो हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी, प्लीज हेल्प अस। इंडिया बोली एज पर इंटरनेशनल लॉ वी कैन नॉट हेल्प एनी अदर नेशन, ठीक है, वी कैन ओनली हेल्प यू व्हेन यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। हरि सिंह बोला, सोचा हरि सिंह ने क्या करें क्या करें क्या करें। तो इंडिया ने बोला ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक डॉक्यूमेंट भेजा। क्या भेजा? इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। जैसे ही आप इस पर साइन करेंगे आप इंडिया का पार्ट बन जाएंगे और एज अ सेल्फ डिफेंस हम आपकी मदद कर पाएंगे। 1947 की बात हो रही है, ठीक है भाई। हरि सिंह ने आओ देखा ना ताओ, बोला ठीक है मैं साइन करता हूं, लेकिन इस साइन में ये पक्का लिख रहा हूं इंडिया के पास सिर्फ जम्मू कश्मीर क्या रहेगा? फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये 3 चीज रहेंगी। बाकी जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस रहेगा, आर्टिकल 370, जो कि एक टेम्परेरी प्रोविजन था, ठीक है। उसने साइन कर दिया। हमारे बंदे गए वहां पे, जहां तक थे वहां पे वो उनको घरेड़ा, श्रीनगर से निकाला, श्रीनगर के बॉर्डर से निकाला पहले तो उनको, खदेड़ते खदेड़ते बीच में यूएन कूद पड़ा। हम लोग कहाँ ले गए चीज को? यूएन। अब वो चीज एलओसी बन गई, समझ आ गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। यूएन में मैटर गया तो इंडिया ने बहुत प्यारी बात रखी, एक काम करते हैं, पाकिस्तान को बोलो वो पीछे हटे, हम भी पीछे हट जाएंगे। पहले क्या बात रखी, देखो इंडिया ने डॉक्यूमेंट दिखाया कि भाई हम फर्जी लोग नहीं है। इस बीच हरि सिंह ने सुसाइड कर ली थी, ओके। बोला हम फर्जी लोग नहीं है, हम लोग प्रॉपर वो लोग हैं जिसके लिए जम्मू कश्मीर बिलोंग करता है। ये लोग हमारी टेरिटरी में अभी भी घुसे, उनको बाहर निकालो। इन्होंने बोला कैसे? बोला देखो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, ठीक है। पाकिस्तान बोला ये साइन तब हुआ था जब वॉर लाइक सिचुएशन थी, नॉर्मल टाइम में साइन नहीं हुआ। समझ आई इतनी सी बात? हिंदुस्तान बोला चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलो तुम ऐसी बात करो, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जब उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया, उन्होंने साफ साफ साइन करा है
कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। क्या वो भी वॉर टाइम सिचुएशन थी? वो तो लोगों की सरकार थी। उन्होंने साफ साफ साइन कराया दैट वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर सरेंडिंग आवर दिस डिफेंस दिस एंड दिस टू द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आर्टिकल 370। एक आर्टिकल दे दिया हमको बस, स्पेशल प्रोविजन। बहुत सारे स्टेट के पास स्पेशल प्रोविजन है, सिक्किम के पास भी है, ठीक है, सबके पास है, नागालैंड, कर्नाटका, गुजरात, सबके पास स्पेशल प्रोविजन है। 371A B C D E F G H I J K L ऐसे करके के तक, समझ आ रही है? तो ये बात हुई। तो पाकिस्तान बोला अब क्या करें, या हमने बोला हटाओ इनको, पाकिस्तान की आर्मी पीछे जानी चाहिए। पाकिस्तान, फिर ऐसी बात हुई, फिर ऐसा मतलब ऐसा छड़ा कि भाई एक काम करो, हिंदुस्तान भी पीछे जाएगा, पाकिस्तान भी पीछे जाएगा, और यहाँ पे प्लेबिसाइड करवाओ, जो जिसके पास जाएगा वो उसका। ना आज तक पाकिस्तान हटा, ना आज तक हिंदुस्तान हटा, तो वो मुद्दा आज तक पेंडिंग है। अभी भी अब बात उठती है प्लेबिसाइड करवाओ, अब तो कोई मतलब नहीं होता प्लेबिसाइड का। अबे 70 साल हो गए, वहां की जनता बदल गई, डेमोग्राफी बदल गई, अब कोई मतलब नहीं बनता। अब तो सीधा बाहर करो उनको, क्योंकि लीगली हमारा पार्ट है। लोगों ने बोल दिया, साइन हो गया, क्या जबरदस्ती घुसे हुए हमारे घर में, हमारा पार्ट है, ठीक है। ये समझ आया कहानी कैसे होता है नाम चेंज? लिखो और भी समझ आएगा। फिर लिखो, एज पर आर्टिकल 3 इट ऑथराइजेस पार्लियामेंट, इट ऑथराइज पार्लियामेंट यानी दोनों हाउस, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल को। इट ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू increase the area of any state, comma, decrease the area of any state, alter the name of any state, alter the boundary of any state। अब ये कैसे भी कर सकता है, दूसरे स्टेट का मिला सकता है, उस स्टेट का दूसरे स्टेट को दे सकता है, किसी यूटी को मिला सकता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो आर्टिकल 3 ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू डूइंग दिस थिंग, ओके। हाउएवर आर्टिकल 3 लेज डाउन 2 कंडीशन, 2 कंडीशन बोलता है। क्या बोला? नंबर 1 लिखो, a bill contemplating the above changes, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament, can be introduced in the parliament। किसका टॉपिक था वैसे J&K का? आर्टिकल 70 किसको बोलना था? अभी रोहित, क्या टॉपिक था? Contemplating the above changes can be introduced in the parliament, can be introduced in the parliament only with, कैसे इंट्रोड्यूस हो गया? prior notice। Yes, prior recommendation of the president, prior recommendation of the president, and दूसरी कंडीशन लिखो, पहली कंडीशन समझ आई, तब इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट को बोलेंगे पहले। दूसरी कंडीशन लिखो, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल president has to refer the bill to the state legislature concerned। जिस भी स्टेट लेजिस्लेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके पास भेजा जाएगा। टू द स्टेट legislature concerned for expressing its views within a specified period, समझ आई? ये 2 कंडीशन होंगी। इसमें अगली लाइन लिखो, पैरा चेंज करके, कि ये बाउंड, मैंने बताया ही इज नॉट बाउंडेड बाय द व्यूज ऑफ दैट थिंग, नॉट बाउंडेड, लिख लो, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट
अलग से, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। एक्सेप्ट भी कर सकता है, बोला ठीक है चलो तुम कह रहे हो तो नहीं कर रहे, चलो छोड़ो। वो बोला कि चलो एक काम करो, नया जोधपुर मत करो, पुराना जोधपुर कर दो, ठीक है, तो पुराना जोधपुर कर देंगे। एंड द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या लिखवाया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम, इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। एक भाई आखिरी पॉइंट वापस बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। मैंने बताया अगर यूटी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो यूटी को भेजेंगे ऐसा कुछ, नो। लिख लो इस चीज को, इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम, तो यूटी को नहीं भेजेंगे, ठीक है, लिख लो इस चीज को। इन केस ऑफ यूटी नो नीड ऑफ रेफरेंस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो इससे क्या पता लगता है, क्या स्टेट की विश का पालन हो रहा है, यहां पे स्टेट की विश का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यानी कि बिना उसके कंसेंट से भी उसका नाम बदल सकते हैं। ये पावर है पार्लियामेंट की, लिख लो, द पार्लियामेंट हैज द पावर। भैया अगर स्टेट मान लो खुद चाहता है कि मतलब कि अगर जैसे अब उनका नाम बदल दिया, हाँ, अब वो खुद चाह रहा है कि नहीं भाई ये गलत किया, अब हम सब मिलके अपनी मेजोरिटी से, हम सब मिलके मतलब जैसे भैया मुझे एक डाउट है, बोलो 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 बोलो। जैसे कि मान लो जो स्टेट है उससे भी कोई लॉ पास करना है, उससे भी कोई लॉ पास करना है, ओके, मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ चेंज हो, हाँ, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा लॉ बनाने, विधानसभा जो वो नहीं, वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है, कि हम अपना नाम बदलना चाहते हैं ऐसा करके, पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में ओके, बोलेगा यूपी की जनता चाहती है, यूपी के लेजिस्लेटिव एक रेजोल्यूशन पास करा, हम उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, हरित, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, ठीक है, समझ आई। तो रेजोल्यूशन पास करेगा, सरकार सुनेगी तो हो जाएगा। अब यूपी में भी तो कुछ एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, यहाँ पे 80 लोग होते हैं, यहाँ के यूपी की सबसे ज्यादा सीट है 80, अबे 90 नहीं 80 है, ठीक है, तो 80 सीट है यूपी की जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो जब ये चीज एमएलए पास करेंगे तो एमपी अपनी बात रखेगा वहां पे जाके, राइट, तो हो जाएगा, करेगा सिर्फ पार्लियामेंट ही। भाई जो राज्य इसमें होता है, स्टेट्स में होता है कि हमारा राज्य घोषित करो, छोटे छोटे स्टेट, तो वो किस में होता है, वो भी यही ऊपर, वो तो स्टेट वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं स्टेट लेवल की, हम राज्य घोषित करवाना चाहते हैं, बट घोषित ऊपर वाले करेंगे, पार्लियामेंट, क्योंकि वी आर हैविंग द क्वासी फेडरल थिंग ना, एट द एंड वी आर यूनिटरी, वी आर ऑल्सो फेडरल टू, राइट। तो ये कहानी है, हमने स्टेट्स बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ना कि उनकी मर्जी से। हमने स्टेट्स बनाए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो सके, ना कि हर किसी की बात सुनेंगे। कहते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड है हमारे स्टेट, गलत कहते हैं। इतनी सारी लैंग्वेज है ना, अगर वन लैंग्वेज वन स्टेट हो जाता ना, तो कितने टुकड़े हो जाते, ठीक है, तो करते रहते हैं भाई, कितने स्टेट याद करो सभी कैपिटल। हमारे सीएम जो बिल बनाते हैं वो कहाँ जाते हैं, मतलब जो सीएम अभी रिसेंट पॉल्यूशन बढ़ती है ऑड इवन कर देते हैं, हाँ, ये तो दिल्ली का है, दिल्ली का नाम है, खुद ही कर देते हैं, बिल्कुल, ये दिल्ली स्टेट का है। जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है वो आपका कहाँ पे काम होगा, वो आपका काम होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे सेंटर का तो पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है, किस किस में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार,
नहीं, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एपी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। पहले जम्मू में भी था। भैया, Yes, जो टूट गई। subjects यूनियन लिस्ट में है हाँ, वही इस तरह से पास होंगे ना, जैसे आपने बताया। जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये बात है जो, क्या? जैसे यूनियन लिस्ट है हमारी- सुनो ध्यान से, जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में होंगे वो नॉर्मली पास होंगे। हाँ, मतलब सेंटर ही कर- सेंटर ही करेगा, पार्लियामेंट पास करेगा, पार्लियामेंट, राइट। लेकिन ये स्पेशल प्रोसीजर है नाम बदलने का। जैसे कोई भी सुनो, अब जैसे इंसेक्टिसाइड एक्ट आया, उसमें ऐसा नहीं पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई भी लॉ रख सकता है, कोई भी लॉ जी हाउस पास करेंगे, समझ रही है, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन इस केस में पास करने के लिए पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। हर केस में नहीं चाहिए होता। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, मनी बिल, फाइनेंस बिल ऑफ वन टाइप, ऑर्डिनरी बिल। तो अलग अलग तरीके का मामला है, अलग अलग तरीके का मामला, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल नॉर्मल पार्लियामेंट पास करेगा, किसी भी हाउस में ओके करके पास होगा, करवाएंगे ये सब करवाएंगे पार्लियामेंट में। अभी बस यहाँ पे इसकी बात समझो बस। देखो सुन लो रेश, ये सब ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जब काम हुए, इधर से उधर मामला, नाम बदला तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आया होगा। तो बोला ये अमेंडमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। नॉर्मली इसको सिंपल मेजोरिटी से काम हो सकता है। आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ आ रही है? इट इज इन पार्ट 20। पार्ट 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो कि अमेंडमेंट प्रोसीजर डिफाइन करता है, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा, वरना नहीं होगा, समझ आ रही है? अंडर आर्टिकल 368 बोला ये जो अमेंडमेंट है ये 368 के अंडर नहीं आता। मैंने बताया ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एक्सेलस नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, कंसेंसस ऑफ बोथ, तो ये फ्लेक्सिबल वाला पार्ट है कि ऑर्डिनरी मेजोरिटी से काम हो जाएगा, समझ आ गई? कोई ऐसा नहीं कि हमें लाइक 2/3 ही चाहिए। जितने बंदे प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम ने बोल दिया ओके तो ओके, काम खत्म। मैक्सिमम ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल, समझ इतनी सी कहानी। अब आता है कि क्या आर्टिकल 3 के तहत इंडिया अपनी कोई भी बाउंड्री, कोई भी एरिया फॉरेन गवर्नमेंट को दे सकता है? बात उठी तो बोला दे तो सकता है, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेटरी है। उसके लिए ये वाला मामला करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिंपल मेजोरिटी से एरिया कम कर दिया इंडिया का। जैसे बेरूबारी यूनियन केस था 1960 में, साफ साफ बोला था उन्होंने, बेरूबारी इज अ पार्ट, बोला पाकिस्तान के पास जानी है, बोला ठीक है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश के साथ एनक्लेव चेंज करे थे। एनक्लेव्स क्या होते हैं बताता हूं। अभी क्या हुआ था 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, क्या हुआ? बांग्लादेश का बॉर्डर कितना है रे? हाँ भाई, क्या नाम है इसका? रोहित। व्हाट इज द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश? 4090। 4090 क्या क्या है? 40906। 40,000। क्या था? क्या क्या कौन कौन बाउंड्री बनाता रे? या 4096। बाउंड्री कौन कौन बनाता है इसके साथ ये बताओ। या वेस्ट बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा। क्या आमिर अनुराग बताएगा, उधर नहीं देखेगा, इधर बताएगा। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय। क्या? वेस्ट बंगाल, हाँ असम, हाँ मेघालय, हाँ त्रिपुरा, हाँ। मिजोरम। क्या? हाँ, मणिपुर ऊपर उसके। ठीक है ठीक है। देखो एनक्लेव क्या होता है, पहले आता है कहानी एनक्लेव की, ठीक है। इंडिया का जो पाकिस्तान का बॉर्डर बना था, हु डिसाइड दैट रेड क्लिफ लाइन, राइट और नॉट? तो हुआ क्या, कुछ कुछ पार्ट इंडिया के सॉरी कुछ बांग्लादेश के इंडिया में थे, ऐसे ऐसे करके, समझ आ रही है? ऐसे ऐसे करके, ओके। एनक्लेव का मतलब बता रहा हूं। और कुछ कुछ इंडिया के पार्ट बांग्लादेश में थे, ऐसे ऐसे करके। आ रही है समझ में? मतलब बॉर्डर एरिया पे देखेंगे, बॉर्डर एरिया पे क्या
बॉर्डर एरिया पे ऐसे करके। पार्ट मतलब भैया क्या, घर पार्ट्स, एरिया, पैच ऑफ लैंड। पैचेस ऑफ लैंड। बोला ये जैसे तेलंगाना, ठीक, कल को बांग्लादेश बोले ये हमारा है, तो ये भी बांग्लादेश का पार्ट हो जाए। जैसे पाकिस्तान ये भी था, राइट। तो ऐसे कुछ पार्ट्स आपके इंडिया के यहाँ पे थे, इन्हें एनक्लेव्स बोला गया, छोटे छोटे एनक्लेव्स थे। अब इसमें क्या होता था, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को दिक्कत आती थी, वहां के लोगों को दिक्कत आती थी, थोड़ा सा इधर उधर हुए, वीजा दिखाओ, ठीक है, आधार कार्ड या वीजा, राइट। तो एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ बांग्लादेश और इंडिया के साथ। उसमें बोला कि ये जो बंदे हैं, ये जो पैचेस हैं, ये बांग्लादेश आप रख लो, और आपके जो पैचेस हैं वो हम रख लेते हैं, समझ आ गई, ताकि बॉर्डर गार्डिंग में दिक्कत ना हो। और लोगों को ऑप्शन दे देंगे, अगर आपको इंडिया में रहना इंडिया में रहिए, बांग्लादेश में रहना तो बांग्लादेश में चले जाइए, आपकी मर्जी। समझ आया? तो क्या हो रहा है इससे, एरिया बदल रहा है ना एक तरीके से। तो यहां पे जब एरिया बदलने की बात है, एनक्लेव्स बदलने की बात है, यहां पे अंडर आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट आएगा। समझ आई? इन्हें एनक्लेव्स कहते हैं। व्हेन देयर इज अ टेरिटरी ऑफ वन कंट्री टोटली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री। समझ रही कहानी? सो इस केस में जब फॉरेन कंट्री से मामला ऐसे अदल बदल हो रहा है, तो भैया अमेंडमेंट चाहिए। समझ रही कहानी? अमेंडमेंट कहां चाहिए? अमेंडमेंट चाहिए। तो हुआ भी था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एग्रीमेंट। अब आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है इसी पे, फ्री वाला टॉपिक खत्म है, कि जब बाउंड्री डिस्प्यूट होती है, बाउंड्री डिस्प्यूट इंडो चाइना हो रही है, क्या उस केस में अमेंडमेंट चाहिए? बोला नहीं चाहिए, कि बाउंड्री डिस्प्यूट में कोई एरिया नहीं जा रहा, बस लाइन खिंच रही है। एरिया ऐसे वहां कोई रह थोड़ी रहा है, बस बाउंड्री बना दी भाई, ये तुम्हारी है हमारी, ऐसे करके नो मैंस लैंड वाला पार्ट है। तो ऐसे 1 इंच के लिए अमेंडमेंट नहीं करना है। समझ आ रही है? तो बाउंड्री डिस्प्यूट इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन की कोर कमांडर मीटिंग हो रही है, एमपी थोड़ी जा रहे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर जा रहे हैं ना एट द एंड, तो मीटिंग हो रही है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन बाउंड्री डिस्प्यूट व्हाइल सेटलिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट। इसको याद रखने का, लिख लो इसको। देयर इज नो नीड ऑफ Constitutional Amendment Act under Article 368. There is no need of Constitutional Amendment Act. Constitutional Amendment Act under Article 368 for the above provisions. 68. Article 368 डील करता है अमेंडमेंट की कहानी, स्पेशल मेजोरिटी वाली चीज। तो वी कैन डू दिस बाय सिंपल मेजोरिटी, वी कैन डू दिस बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है? However, if India surrender any territory to the foreign country, if India surrender any territory to the foreign country, then Constitutional Amendment Act is mandatory. Constitutional Amendment is mandatory under Article 368. Okay. लिखो मैंडेटरी हो जाएगा। अगर हमारी इंडिया अपने स्टेट की किसी की भी टेरिटरी देगी दूसरे कंट्री को, उसमें मैंडेटरी हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तभी दे पाएगी। तो एक्सचेंज होगी तो फिर बॉर्डर भी तो करना पड़ता होगा। यस, एक्सचेंज हुआ, करा आपने, तो ये बॉर्डर बना दी ना फिर फाइनली। समझा रही है? और जब चेंज होता है तब मतलब डिफेंस होता है वो साथ में। समझा नहीं? मतलब कौन है वहाँ पे? जब कौन जाता है? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी हो सकता है, पीएम थोड़ी जाएगा। नहीं मतलब ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं। ठीक है, लिखो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट
सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, between India and another country does not require constitutional amendment. Does not require constitutional amendment. It can be done by executive action. It can be done by executive action. ठीक है. लिख लो एक 100th 100th Constitutional Amendment Act was passed in 2015 for exchange of enclaves between India and बांग्लादेश. अब आता है कहानी, बहुत अच्छा टॉपिक है. हाउ इंडियन स्टेट्स इवॉल्व, कैसे स्टेट बने, कैसे 28 हो गए, कैसे तेलंगाना टूट गया, कौन सा स्टेट कब बना. ठीक है, हाउ इंडियन स्टेट्स इवॉल्व, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये टॉपिक है, डील करते हैं इसको. तो क्या हुआ भाई, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बोले तो कब, अरे कब आजाद हुए थे, 47 हाँ 47 बताओ, तुम बताओ. 40 क्या 47, 1947 15 अगस्त 1947. क्या हुआ था उस दिन, सोवरेन बने थे, डोमिनियन थे या रिपब्लिक थे या खामखा थे, क्या थे. डोमिनियन से रिपब्लिक में चेंज हुए थे, सोवरेन तो पूरे टाइम थे. वेरी गुड. सोवरेन पूरे टाइम थे 1947 के बाद, राइट. 15 अगस्त 1947 हम सोवरेन डोमिनियन थे, बट आफ्टर 26 जनवरी हम बन गए सोवरेन रिपब्लिक. समझाइए कहानी, रिपब्लिक. तो खैर, जब हम 1947 में आज़ाद हुए, हमारे पास स्टेट की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से थी. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. पार्ट डी में सिर्फ एक ही था, अंडमान एंड निकोबार. समझ आ रही है रे, दिल्ली पार्ट सी में था. ओके, पार्ट बी में, ए में कौन थे, अस, बी, बो, मध, ओरी, पुन, उन, वे. असम, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये स्टेट्स थे आपके पार्ट ए में. कितने हो गए, 9 या 10 है, 9 तो 9 थे. ठीक है भाई, इसमें भी 9 थे, इसमें 10 थे और इसमें 1 था. टोटल कितने हो गए, 29. तो 29 स्टेट्स है बेसिकली. ये वो स्टेट्स थे जो गवर्नर के अंडर आते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे. इसका गवर्नर होता था. समझाई, अरे समझ में. ये वो थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे राजस्थान. इसमें है राजस्थान. क्या टेढ़ी नजर से क्या देख रहे हो हैं? राजस्थान, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला. मध्य भारत क्या भैया, मध्य भारत. ठीक है. सौराष्ट्र, त्रावणकोर. पार्ट सी में क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस. अच्छा ये बताता हूं, पार्ट डी में वो जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट्स विद स्टेट लेजिस्लेचर. जिन प्रिंसली स्टेट्स के पास लेजिस्लेचर भी थी वो इसमें आते थे. राजस्थान में थी. इसमें वो थे जिनके पास प्रिंसली स्टेट जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं थी, साथ में चीफ कमिश्नर, जो कमिश्नर था, हेड, जो दिल्ली का कमिश्नर होता था. ठीक है, तो जैसे अजमेर, भोपाल, कूच बिहार, गुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका चीफ कमिश्नर होता था. और इसमें अंडमान निकोबार. तो ऐसी क्लासिफिकेशन थी. अब नीड अराइज हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि किस तरीके से करें भाई, क्या करें. ये तो ब्रिटिश वाला मामला है, कैसे करें.
है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसी बात हुई। तो भाई जब बात हुई ऐसी, तो एक कमीशन सेटअप करा गया, लिंग्विस्टिक प्रोवियंस कमीशन। बिल्कुल, लिंग्विस्टिक प्रोवियंस कमीशन अंडर एस के धर, अंडर जून 1948 में एक कमीशन आया जिसका नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। 1948 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, याद है? तो उसी के टाइम एक कमीशन तय करा गया जिसको दिया एस के धर, जस्टिस थे, जस्टिस एस के धर। इसको धर कमीशन भी कहते हैं, समझ आ रही है? धर कमीशन अंडर बोला कि बताइए आप, क्या हमें अपने स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए? जस्टिस धर ने स्टडी करी अपने ग्रुप के साथ, बोला, क्या बोला कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल मत बांटो, भारत टूट जाएगा। तो इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी कि नो, वी शुड नॉट बाइफरकेट स्टेट्स एज पर द लैंग्वेजेस इन इंडिया। फिर एक अगली कमेटी बनी इसी टाइम पे, नई कमेटी बनी 1949 की टाइम पे, जेवीपी कमेटी। क्या बनी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी पिटाबी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी पिटाबी सीतारमैया, इनकी कमेटी बनी। कौन था हेड इस कमेटी का? कोई भी नहीं था, कोई तीनों ही बड़े दिग्गज थे। कैसे बना हेड? तो एक इसी खास बात है, इट इज अ कांग्रेस कमेटी, जेवीपी कमेटी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बनी, नो चेयरमैन, नो चेयरपर्सन, देयर इज नो चेयरपर्सन, कोई इसका हेड नहीं था, बस ऐसे बैठ गए ट्रायंगल में, ठीक है? इन जून 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, GOI कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अंडर द चेयरपर्सन एस के धर। प्रोविंस मतलब स्टेट्स, कमीशन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ एस के धर। इसे धर कमीशन भी बोलते हैं, समझ आ रहे? लिखो भाई, क्या लिखा? एस के धर कमीशन। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। It rejected the idea of division of states on the basis of language. Again बोल रहा हूं, in December 1948 a JVP committee was formed. Rejected the idea of linguistic division of states. In December 1948, Linguistic Province Committee, also called JVP Committee, also called Linguistic Province Committee, formed by the Congress. कौन मेंबर थे इसमें? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी पिटाबी सीतारमैया। इट हैज नो चेयरपर्सन एंड नो कन्वेनर, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई चेयरपर्सन नहीं था, सब बराबर। ट्रायंगुलर टेबल पे हुआ होगा या फिर राउंड टेबल पे। टेबल भी होती है बनी हुई। भैया एक मिनट थोड़ा सा है। क्या तरीका होता है किसी की भी अथॉरिटी या फिर उसका पोजीशन दिखाने का? घर बुलाओ, उसको यू टेबल शेप में बिठाओ और यहाँ बिठा दो। तो यहाँ पे तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है? अगर इक्वल वैल्यू देनी है तो राउंड टेबल पे बिठाओ, ठीक है? और भी इक्वल देनी है, टेबल हटाओ, नीचे बैठो, सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट होता है। लास्ट तीसरे नंबर पे कौन है? बी पिटाबी सीतारमैया। बी ए डालो, पिटाबी कर लो, PATTA, पट्टाबी, PATTA BHI, पट्टाबी सीतारमैया, सीतारमैया। हंसने का नहीं है भैया एक बार ये बताना कि आपने JVP कमिटी ऑल्सो कॉल्ड लिंग्विस्ट प्रोविंस कमेटी, ठीक है?
It also rejected the idea of linguistic basis of states, linguistic basis of division of states. इसने भी रिजेक्ट कर दी. फिर कौन खत्म हुए? हंगर स्ट्राइक में. हाँ भाई रोहित, कौन खत्म हुए? पोटी श्रीरामल्लू पोटी श्रीमानी श्रीरामलू मारालू निवे श्री रामालू. First linguistic state, that is Andhra Pradesh, was formed because of 56-day hunger strike of. हाँ रोहित, क्या नाम है? Because of 56-day hunger strike of मेहरालू नहीं है बे, भंगालू रामुलू. श्री SRIMULU. अगला लिखो फैजल अली कमीशन. In December 1953, which submitted its report in 1956. In 1956, सॉरी 55 में करी थी. आई एम सॉरी 55 में करी थी. 55 कर लेना, ठीक है. रिपोर्ट कब करी सबमिट? 55. A state reorganization commission was formed. क्या नाम था इस कमीशन का? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन was formed, फैजल अली कमीशन, अंडर द चेयरपर्सन फजल अली. लिखो, it has 3 members. फजल अली number 1, number 2 KM पाणिक्कर, number 3 HN कुंजरू. मर्जी लिखो, पूरा नाम लिखो. KM पाणिक्कर, HN कुंजरू. भैया इसमें चेयरमैन फैजल अली थे. यस, चेयरपर्सन फैजल अली थे. कुंजरू क्या करें? अग्रवाल लाए, ठीक है. वैसे सिर्फ चेयरमैनशिप होता है, तो चेयरपर्सनशिप कहेंगे. इसका थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ठीक है. इसका लिखो कि it broadly accepted the, this commission broadly accepted the language as the basis of reorganization of the states. Language as the basis of reorganization of the states. क्या रे? But it rejected the idea of one language one state. जल्दी लिखो. अब आता है 14 स्टेट तो बन गए. आज कितने हैं? 28 हैं? बताओ, चलो अभी डेट डालते हैं और सबके बारे में पता करते हैं फिर. इसमें आपने ये यू से क्या लिखा था? कहाँ पे? पार्ट 1. अच्छा, यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि उत्तर प्रदेश बन गया बाद में. हारे, क्या नाम है इसका? 14 बने थे. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. बताओ रे. सबसे पहले 15 कौन सा है? भैया आपने भी बताया था 14 न्यू स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज. यस, हिमाचल भी बोला था आपने. हिमाचल. क्या बोला था? हिमाचल प्रदेश. HMT, दैट इज यूटी. अच्छा, अब चेंज हो गई ना. यस, अब तो स्टेट है ना वो. जो पहले जो यूटी बनी थी वो आपकी हिमाचल प्रदेश यूटी थी. इट्स नॉट अ स्टेट. हाँ रे, इधर देखो, 15 स्टेट बना था. देखो, जैसे ही आपके क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन पास हुआ, भिड़ंत हुई. किसमें? महाराष्ट्र गुजरात में. बोला बॉम्बे से बोला कि हम गुजरात अलग होना चाहते हैं.
ठीक है. देन फाइनली अ न्यू स्टेट केम, गुजरात. 15th स्टेट वाज गुजरात. समझ आई रे. यस भैया. 16 स्टेट कौन था? आसाम से 2 हिल निकाली, नागा और तुसांग हिल्स, और नया स्टेट बनाया, नाम नागालैंड. नागा हिल निकालेंगे, कौन सा बनाएंगे फिर? नहीं, एक मेघालय। ठीक है. फिर आया भिड़ंत हुई पंजाब में, हरियाणा 17. हिमाचल को यूटी से क्या बना दिया? स्टेट. ठीक है रे. फिर क्या बनाया? हाँ, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय. ठीक है. 22 सिक्किम. सिक्किम 22 स्टेट है. मिजो, अरुणा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. 25 गोवा. 26 6 से छत्तीसगढ़. किससे टूटा? एमपी से टूटा. उत्तराखंड, हाँ भी रोहित, किससे टूटा? मैं तोड़ के रख दो, यूपी से. तिब्बत से. झारखंड किससे टूटा? बिहार से. फिर तेलंगाना किससे टूटा? एपी से. अब 29 तो लिखित में है, समझ रहे यार ये कहानी. अब जेएंड का हटा दिया तो कितने बच गए? अब 28. समझ आ रही है? सो दिस वाज द क्रोनोलॉजी. याद करने का तरीका ये भी सिखाएंगे. ये है गो, गुनाह, गुनाह कर दिया. गुजरात, नागालैंड, हिमाचल, हरियाणा और हिमाचल, इसको ऐसे याद करने का, ये इसका कोई तोड़ नहीं. फिर मंत्री मेगा, मंत्री मेगा 3 का सेट है. सिक्किम, इसका कोई तोड़ नहीं है. 22 सिक्किम याद करने का. मिजो, अरुणा, गोवा. मिजो, अरुणा, मिजो, अरुणा, गोवा. मिजो, अरुणा, गोवा. गोवा हो गया ये. ठीक है रे. सीयूजे, कितना तगड़ा तरीका है ना याद करने का. ठीक है. टी रहेगा तेलंगाना. वो तो सबको पता है, 2014 में सबका, एवरीबॉडी नोज. सिंपल. ये 2000 में हुए थे तीनों एक साथ. ये तीनों एक साथ अलग हुए थे 2000 में. गोवा को 1987 में फुल स्टेटहुड दे दिया था. अब बात आती है सिक्किम की, इसके डिस्कस करेंगे. देखो यार, सिक्किम जब आजाद हुआ था, सिक्किम जब आजाद हुआ था, दिख रही है ना वे राइटिंग, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975. सुन लो अब कहानी. सिक्किम जब आजाद हुआ था, मतलब जब इंडिया आजाद हुआ था, सिक्किम एक किंगडम था. समझ आ रही है? इसमें कौन रूल करता था? चोग्याल डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? चोग्याल. CHOGYAL, चोग्याल डायनेस्टी. तो सिक्किम प्रोटेक्टरेट बन गया इंडिया का. मतलब सिक्किम में जेएंडके वाला मामला चलेगा नॉर्मल जैसा होता है, लेकिन उसकी डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स हम हैंडल करेंगे. समझ आ गई? उसकी डिफेंस हम हैंडल करेंगे, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी एक्सटर्नल अफेयर्स वाला मामला. समझ आ रही कहानी? लेकिन लोगों को ये थोड़ा बोला कि नहीं यार, हमें भी इंडिया में मिलना है, हमें भी इंडिया में मिलने का है. तो एक अमेंडमेंट हुआ, 35th अमेंडमेंट एक्ट. क्या हुआ? 35th अमेंडमेंट एक्ट 1975. एक अमेंडमेंट 74, एक अमेंडमेंट हुआ. उसने सिक्किम को बनाया क्या? एक्वायर्ड स्टेट. एक नई कैटेगरी बनाई स्टेट की, एक्वायर्ड. क्या बनाया गया? एक्वायर्ड स्टेट. बोला सिक्किम को थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा और पास इंडिया के करा गया, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया. फाइनली 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, सिक्किम बिकम द फुल फ्लेज्ड. 2 वर्ड है, एक तो एक्वायर्ड, एक है फुल फ्लेज्ड. फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया. कब बना सिक्किम? 36th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. एक्वायर्ड बोल रहा हूं. एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट स्टेट. क्या बनाया गया?
एसोसिएट और यहां पे एक ये फुल फ्लेज्ड, ये दो वर्ड। क्वेश्चन आता है, जब डोकलाम इशू हुआ था यही क्वेश्चन आया था, सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट, या फिर अगर नॉर्मली पूछे ना सिक्किम इंडिया का स्टेट कब बना, 36 बोलना। जब तक एसोसिएट वर्ड ना आए तब तक 35 पे मत आना। स्टेट या फिर फुल फ्लेज स्टेट, आंसर इज 36 अमेंडमेंट एक्ट। समझ रहे कहानी? दिस इज ऑल अबाउट स्टेट्स। स्टेट्स के बारे में यही है और कहानी नहीं है। ओके